यस सरकार, नमस्कार माहौल सरकार। चैप्टर नंबर 24 अंडर जीएसटी सर, लास्ट चैप्टर ऑफ द जीएसटी आ रहा है आपके सामने। अब दिल थाम के बैठिएगा। मिसलेनियस प्रोविजंस, कुछ सेक्शंस इसके काम के, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 6, ऑथराइजेशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एज ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। भाई सर, ये हो रहा वो सेक्शन जिसने ऑथराइज किया है कि सर सीजीएसटी एक्ट, सर ध्यान देना बेटा, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दोनों एक्ट बेटा। पर अगर आप बात करेंगे जुरिस्डिक्शन की, तो सर जो असेसीज है उनकी फाइल या तो सीजीएसटी डिपार्टमेंट में या फिर एसजीएसटी डिपार्टमेंट में। तो जो ऑफिसर एसजीएसटी, अगर मान लो किसी की फाइल एसजीएसटी डिपार्टमेंट में है, तो सर जो उसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है एसजीएसटी का, वो ही उसी फाइल के लिए सीजीएसटी का भी ऑफिसर रहेगा और सारे पावर जो सीजीएसटी एक्ट के हैं वो उस ऑफिसर के पास भी रहेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ सच असेसी। क्लियर? वो यहां से इस सेक्शन से पावर मिला गवर्नमेंट को, ऑफिसर को। सेक्शन 144 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। सर अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोड्यूस किया या आपके यहाँ रेड मारी तब सीज किया डिपार्टमेंट ने, या सर किसी भी इंक्वायरी के टाइम पे अगर आपके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मिला तो ऐसे केस में माना जाएगा जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा वो सच लिखा है। एंड सर अगर हैंड राइटिंग में लिखा तो वो हैंड राइटिंग आपकी है, सिग्नेचर की है तो वो सिग्नेचर आपने की है। कोई स्टैम्प पेपर अगर एग्जीक्यूट कराया है तो आपने एग्जीक्यूट कराया, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। बर्डन टू प्रूव की वो सही नहीं, वो आप पर है। अदरवाइज डिपार्टमेंट माना कि जो भी उसमें लिखा है वो सही है। सेम वे सेक्शन 145 बोलता है एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म्स, फैक्सिमिल कॉपी मतलब फैक्स कॉपी, और कंप्यूटर प्रिंट आउट एज डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस। मतलब अगर आपके यहाँ पर जब रेड मारी तब कोई इन्फॉर्मेशन मिली कभी, तब इस तरह के कंप्यूटर प्रिंट आउट मिले या कोई माइक्रोफिल्म मिली, वीडियो वगैरह मिला बेटा, फोटोग्राफ्स वगैरह मिले, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी थी किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तब वो डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर तब वो माइक्रोफिल्म वगैरह उनको मिली, तो ऐसे कैसे माना जाएगा जो भी उसमें दिख रहा है, फोटोग्राफ में जो दिख रहा है, प्रिंट आउट में जो दिख रहा है, फैक्स कॉपी में जो दिख रहा है, वो सब कुछ सही है, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। ध्यान रखिए बेटा। क्लियर? मतलब प्रिजम्पशन लिया कि जो भी मिला है वो, जो भी इसमें लिखा है वो सच लिखा है। ओके, सेक्शन नंबर 146 कॉमन पोर्टल। सर पूरे एक्ट में कॉमन पोर्टल लिखा है, तो कॉमन पोर्टल का मतलब क्या होगा? www.gst.gov.in। और ई वे बिल की बात करूं तो www.ewaybillgst.gov.in। इस सेक्शन से नोटिफाई हुआ है ये वेबसाइट। सेक्शन नंबर 149 जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो आपने जो कंप्लायंस की जीएसटी में उसके बेसिस पर एक रेटिंग दे सकती है और रेटिंग को पब्लिश भी कर सकती है ऑन देयर वेबसाइट, सो दैट कोई भी सप्लायर से आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करें उससे पहले उसका कंप्लायंस रेटिंग देख लो। अगर वो कंप्लायंट है तो ही आप परचेज कर पाओ, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, क्योंकि रेसिपिएंट को क्रेडिट तभी मिलता है जब सप्लायर टैक्स पे करता है। तो ये फैक्टर काम आ सकता है, पर अब तक रेटिंग गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं करी हुई पोर्टल पे। ओके सर, टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसको लगता है कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, जैसे लेबोरेटरी में टेस्टिंग कराना, लेबोरेटरी के टेस्टिंग का हेल्प चाहिए सर, कोई कंप्यूटर हैकर की मदद चाहिए हमको, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प चाहिए, तो वो एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 154 बोलता है पावर टू टेक सैंपल। कमिश्नर या ऑफिसर जो भी ऑथराइज बाय हिम होगा उसके पास पावर है कि वो असेस किया जाके सैंपल कलेक्ट कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी, या उसके क्लासिफिकेशन करने के लिए उनको सैंपल चाहिए तो वो सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। और टेस्टिंग वगैरह करने के बाद अगर कोई सैंपल बचता है, रेमनेंट सैंपल, इनको वापस लौटाया जाएगा। और ध्यान रखना वो सैंपल जो कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उस पर कोई जीएसटी पेएबल नहीं होता है। सर सेक्शन 155 बर्डन ऑफ प्रूफ। इस सेक्शन ने बताया है कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है तो सर बर्डन टू प्रूव आप पर है कि सर आपको आईटीसी मिलना चाहिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट आईटीसी। ओके, सरकार एक्चुअली क्या पहले सैंडविच क्रेडिट लॉ जो था जीएसटी से पहले उसमें झगड़ा हो गया। असेस ने बोला कि डिपार्टमेंट प्रूव करे कि मेरे को आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए, जबकि असेस ने आईटीसी लिया था। तो यहाँ डिपार्टमेंट ने सेक्शन डाल दिया और सेक्शन डाल के बोल दिया कि भाई अगर आपने आईटीसी लिया तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके लिए वो एलिजिबल आईटीसी है। सेक्शन 157 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अंडर टेकन अंडर दिस एक्ट। अगर किसी भी ऑफिसर ने इस अपने एक्ट के अंदर इस एक्ट के पावर को यूज करके कोई काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है, तो सर उसके अगेंस्ट कोई भी पर्सन, कोई भी किसी भी कोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता अगर उसने एज पर एक्ट काम किया है तो सर दिस सेक्शन प्रोटेक्ट द ऑफिसर फ्रॉम डूइंग देयर वर्किंग। ओके, सेक्शन 158 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। ध्यान रखना बेटा, जो भी असेसी रिटर्न्स फाइल करता है, देखो उसमें स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, सारी सेल्स वगैरह है, किसको सेल किया, B2B सेल में कस्टमर पता है, किस रेट में सेल किया सब कुछ पता है, किससे परचेज किया, वो GSTR 2 मारा, किस रेट में परचेज किया, सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास रहती है। तो सर ही इज सपोज टू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन विद एनीबडी एल्स। इनफैक्ट वो अपने कलीग के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। मतलब मेरे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अगर आप हो तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन आप तक ही रहनी चाहिए, किसी और से आप शेयर नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर से भी आप शेयर नहीं कर सकते। एंड कोई भी कोर्ट, इस सेक्शन में बोल दिया कोई भी कोर्ट शेल नॉट रिक्वायर एनी ऑफिसर अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट टू प्रोड्यूस बिफोर इट और टू गिव एविडेंस बिफोर इट।
क्लियर, इन रिलेशन टू द मैटर्स विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज, जो मैटर डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसके लिए कोर्ट कभी भी उनको नहीं बोलेगा डिस्क्लोज करने के लिए। पर हाँ, एक्सेप्शन टू नॉन डिस्क्लोजर, भाई फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड तो देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द, मतलब जो लॉ है कोई और कानून है उसके अकॉर्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए उस एक्ट को या उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन वेरिफिकेशन पर्पज के लिए, फॉर सर्विस ऑफ एनी नोटिस डिमांड, मान लो सर ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर मैं हूं पर मान लो डिमांड ऑर्डर या नोटिस सर्व करने वाला ऑफिसर कोई और है तो उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। देन सिविल कोड या ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग के लिए ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर, क्योंकि सर डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम अलग होती है, एडजुकेटिंग अथॉरिटी का टीम अलग होता है बेटा, क्लियर। तो ऑडिट टीम को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। फॉर इंक्वायरी ऑन एनी जीएसटी ऑफिसर टू लेवी और रियलाइज एनी टैक्स और ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट को अगर इन्फॉर्मेशन देनी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट देना पड़ेगा। टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑन प्रोफेशनल्स और फॉर डेटा एंट्री, सर एजेंसी अपॉइंट करी डिपार्टमेंट ने डेटा एंट्री करने के लिए डेटा तो होना चाहिए ना बेटा। देन गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर पब्लिकेशन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन रेस्पेक्टिव ऑफिसर दे सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। ओके, सेक्शन 159 पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस, देन देना बेटा कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, सर जो आपने ऑफेंस किया है वो प्रूव हो गया, डिफॉल्ट प्रूव हो गया तो वो चाहे तो आपको बदनाम भी कर सकता है, सर न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर सकते हैं। पर हाँ ध्यान देना बेटा, सर पब्लिश करने से पहले वो जरूर देख लेंगे पहले कि अपील करने का टाइम इनका एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ। राइट टू अपील अगर आपके पास है तो वो पब्लिश नहीं करेंगे, पता पड़ा बदनाम कर दिया, फिर अपील करने का राइट था, आपने अपील करी और आप अपील जीत गए और सर अननेसेसरी बदनाम हो गए। इसलिए राइट टू अपील अगर आपका रिजेक्ट हो गया या अपील में आप हार गए और फर्दर अपील करने के लायक नहीं हो आप, मतलब आपका टाइम निकल गया है या आप फर्दर अपील नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में मतलब कुल मिला के ऑर्डर फाइनलिटी पे आ गया, अल्टीमेटली सर क्राइम प्रूव हो गया, सर आपने डिफॉल्ट किया वो प्रूव हो गया तो ही वो पब्लिश करेंगे। और हाँ, इन केस ऑफ फर्म पार्टनर के नाम, इन केस ऑफ कंपनी सर डायरेक्टर के नाम, मैनेजिंग एजेंट के नाम, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर के नाम और एओपी के केस में मेंबर्स के नाम, ये सब भी वो पब्लिश कर सकते हैं, बदनाम कर देंगे भाई। सर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सेक्शन नंबर 160 असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, अगर मान लो कोई किसी भी ऑफिसर ने कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग किया या रीअसेसमेंट किया या कोई भी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट किया जिसमें कोई मिस्टेक हो गई, ओमिशन हो गया या कोई डिफेक्ट हो गया, सर एरर हो गया उस ऑर्डर में या उस प्रोसीडिंग में, सर जिसकी वजह से पर्पस ऑफ एक्ट डिफीट नहीं हुआ है या इंटेंशन खराब नहीं थी बेटा, केवल छोटा मोटा एरर हुआ, डिफेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से वो असेसमेंट प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और असेसी को बोला गया है कि जब भी तुम्हें पहला मौका मिलेगा रिप्रेजेंट करने का, उस टाइम पे आपको अगर वो डिफेक्ट या मिस्टेक पता थी तो आपको फर्स्ट जब आपको मौका मिला तभी आपको वो मिस्टेक बतानी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, नहीं तो बाद में आप वो मिस्टेक लेके आओगे तो वो नहीं मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। क्लियर माहौल। सर सेक्शन नंबर 168A, जब कोरोना आया था, फोर्स मेजर, सर सिचुएशंस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एनीबडी एल्स, किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी, ऐसे केसेस में टाइम लिमिट, सर जैसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अपील, सर ड्यू डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर वगैरह, इनका टाइम लिमिट एक्सटेंड करने का पावर गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 168 के थ्रू दिया, 168A के थ्रू दिया है, नया सेक्शन इंसर्ट किया कि फोर्स मेजर की सिचुएशन जब भी होती है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो ड्यू डेट्स वगैरह को या टाइम लिमिट को बढ़ा सकती है बेटा। ओके सर सेक्शन नंबर 169 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, सर किस नोटिस की बात, किस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, एनी डिसीजन, ऑर्डर, समन, नोटिस और एनी अदर कम्युनिकेशन अंडर दिस एक्ट और रूल्स में अंडर, उन सबको किस तरह से सर्व किया जाएगा, एसएससी को किस तरह से भेजा जाएगा, क्या फोन में बोल देंगे क्या, नहीं, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, फर्स्ट फिजिकल डिलीवरी बाय गिविंग और टेंडरिंग इट डायरेक्टली, या फिर डिलीवरी थ्रू अ मैसेंजर इंक्लूडिंग अ कोरियर, आपको डिलीवर कर सकते हैं, या फिर द डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिलीवर्ड टू the addressee, the taxpayer or his manager, the agent duly authorized or an advocate or practitioner who holds authority to appear on in the proceedings on behalf of the assessee। मतलब अगर उसको सर ऑर्डर या नोटिस डिलीवर कर दिया तो मान लेंगे आपको डिलीवर हो गया है, सर ये सब पता है पुराने सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम लॉ में जजमेंट आए हुए, उन सब जजमेंट के बेस पे सेक्शन बनाया गया है बेटा। सर अ पर्सन हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम इन कनेक्शन विद हिज बिजनेस या फिर एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विद द टैक्स पेयर, सरकार ज्योति इंटरप्राइजेज के केस में जजमेंट आया था सर्विस टैक्स में कि सर एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को, भतीजे को, नेफ्यू को सर ऑर्डर सर्व किया था तो सर जो प्रॉपर्टर था वो क्या बोलता है, मेरे को तो नहीं दिया ना आपने, तो सरकार वहां पे जजमेंट आया था कि भाई एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को दिया मतलब आपको दिया, तो ऐसा थोड़ी कि जो प्रॉपर्टर उसी को बुलाएंगे बाहर बेटा। ओके तो सर एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को अगर ऑर्डर दिया मान लेंगे आपको ऑर्डर सर्व कर दिया है। सेकंड मोड है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू आपको नोटिस ऑर्डर वगैरह सर्व करेंगे। क्लियर। और सर मोड नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सर जीएसटी पोर्टल पे ही नोटिफाई कर देंगे, मान लेंगे सर हो गया, या फिर
मीडिया, सर जिस एरिया के अंदर आप बिजनेस करते हो या जिस एरिया में आप रहते हो या लास्ट आप रहते थे वहां पर अगर पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, तो मान लेंगे कि आपको सर्व हो गया है. देन सर अदर मोड, इफ अबव ऑल मोड्स फेल देन इट कैन बी सर्व्ड बाय, सर ध्यान देना बेटा, जो आपका प्लेस था, एड्रेस था, उस पर किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे पेस्ट कर देंगे इस नोटिस को या ऑर्डर को, मान लेंगे सर हो गया है. अफिक्सिंग इट इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, इट इज लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, तो मान लेंगे सर हो गया. या फिर सर जो आपका एड्रेस है वहां पे पता पड़ा कोई बिल्डिंग ही नहीं सर, ग्राउंड है, क्या कहाँ पेस्ट करेगा भाई. तो ऐसे केस में जिस ऑफिसर ने वो ऑर्डर नोटिस वगैरह इशू किया वो अपने ऑफिस के अंदर नोटिस बोर्ड पे हैंग कर देगा, मान लेंगे सर हो गया भाई. भारत माता की जय. डेट ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा नॉर्मल केस में, सर जब आपको डिलीवर किया, टेंडर किया, जब आपको दिया तब मान लेंगे सर हो गया. और अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा है तो जो नॉर्मल टाइम लिया जाता है पोस्ट के थ्रू, उनके थ्रू, उस दिन मान लेंगे डिलीवर हो गया होगा आपको बेटा. क्लियर समझे. क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जितनी भी अपने अपील वगैरह टाइम लिमिट पड़े वहां पे जब ऑर्डर आपको सर होता है वहां से टाइम मिलता है आपको अपील फाइल करने का बड़ा. इसलिए सर्विस ऑफ ऑर्डर, नोटिस एटसेट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेट ऑफ सर्विस. ओके. सेक्शन नंबर 170 राउंडिंग ऑफ टैक्सेस. सर टैक्स का अमाउंट भले सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेस हो, टैक्स का अमाउंट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में राउंड ऑफ करना है आपको. अच्छा 51 पैसे है तो 1 रुपया, 49 पैसा या 50 पैसा भी है तो, अच्छा सुनो, 50 पैसा तो 1 रुपया, 49 पैसा है तो सर नीचे वाले साइड में जाएंगे हम 141 पॉइंट, या चलो आपका जो फेवरेट फिगर मैं उसी की बात करता हूं बेटा. अगर मान लो 420.49 है तो 420, ओके, 419.50 है तो 420, अगेन आपका फिगर बेटा. ओके सर. सेक्शन नंबर 171 एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, ये बोलता है बेटा सर अगर कभी भी गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स कम किया है या फिर कभी भी किसी पर्टिकुलर इनपुट का या इनपुट सर्विस का या कैपिटल गुड्स का जिसका आईटीसी नहीं मिलता था, आईटीसी अलाउ किया है, जिसकी वजह से सप्लायर को बेनिफिट हुआ. ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स आप कलेक्ट करते हो एंड कंज्यूमर से, आपके कस्टमर से, तो अगर टैक्स में कोई फायदा हो रहा है तो दैट कमेंसुरेट बेनिफिट शुड आल्सो बी पास्ड ऑन टू दी कस्टमर. अगर रेट ऑफ टैक्स कम होने की वजह से सर फायदा हुआ है तो दैट बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू दी कस्टमर बाय कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइस. या फिर आपको कोई सेल पर कोई परचेज ऑफ गुड्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स के परचेज पे आईटीसी नहीं मिलता था, अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है तो उस आईटीसी की वजह से आपकी कॉस्ट कम हो गई. कॉस्ट कम हुई तो इतना कमेंसुरेट बेनिफिट आपको कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा बाय रिडक्शन इन प्राइसेस. और अगर आप वो सर ध्यान देना बेटा, वो जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट हुआ है वो अगर कस्टमर को पास ऑन नहीं किया तो उसको बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग अमाउंट. वो जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा कमाया उसको बोलते हैं प्रॉफिटियर्ड अमाउंट. और सर वो अगर आपने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया तो ऐसे केस में ऑफिसर के पास पावर है, ये उसकी ड्यूटीज दे रखी है. सर वही आगे पावर में रिपीट हो रखा है बेटा, वो मैं बात करता हूं हमसे. क्या पावर सुनगा, अच्छा प्रोसीजर दे रखा है. अब क्या है पावर है, उनके पास पावर है किस चीज का, सर द अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पास पावर है. अगर उन्होंने डिटरमाइन कर दिया दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट तो अथॉरिटी में ऑर्डर फॉर रिडक्शन इन द प्राइस रिड्यूस करो भाई, आपको ऑर्डर दे देंगे. सेकंड सर जो आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट किया है, जो बेनिफिट का अमाउंट था वो उसको पास ऑन करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 18% पर annum. जिस दिन से आपने उससे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया था उस दिन से लेकर जब आप उसको रिटर्न करेंगे तब तक का इंटरेस्ट पे करिए आप. या फिर अगर वो कस्टमर आइडेंटिफाइबल नहीं है या कस्टमर जिसको आपने गुड्स बेचा था सर वो इफ ही डज नॉट क्लेम रिटर्न ऑफ अमाउंट, तो ऐसे केस में सच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. ध्यान दीजिए बेटा 18% पर annum इंटरेस्ट. इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी इज स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट, और पेनल्टी कितना हम आगे बात कर रहे हैं अभी. एंड दे हैव द पावर टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो इन केस अगर आप इनके ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो और कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन नहीं करते हो तो. अच्छा पेनल्टी कितना होगा, सेक्शन नंबर 171 सबसेक्शन नंबर 3A ने बताया, बोला है कि वेयर एन अथॉरिटी आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन कम्स टू कंक्लूजन दैट the registered person has profiteered, then such person shall be liable to pay a penalty equivalent to 10% ऑफ द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट. जो जितना आपने बेनिफिट रिटर्न किया है, जैसे 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट आपने रिटर्न कर लिया तो उसका 10% 10 लाख रुपए पेनल्टी पे करना पड़ेगा. पर such penalty will be waived, मतलब no penalty shall be payable if profited amount is deposited within 30 days of the date of passing the order by the authority. मतलब मोटिवेट करने के लिए एसएससी को कि मान लो भाई झगड़ो मत फंसो और ऐसे केस में अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करा देते हो या तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में या फिर कस्टमर को रिटर्न कर देते हो तो ऐसे केस में नो पेनल्टी शैल बी चार्ज्ड. इसी के साथ भारत माता की जय. और सर ये जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन थे इस चैप्टर के वो भी कवर होते हैं अब. इसी के साथ भारत माता की जय. ऑल दी बेस्ट. देखो बेटा अल्टीमेट वी ऑल आर दी कोच, और अल्टीमेट मेहनत आपको करनी है. हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पर अल्टीमेट आपको मेहनत करनी है सर. इसलिए आपके अंदर की जो आग है वो आनी चाहिए, वो जलनी चाहिए, वो जोश अंदर से होना चाहिए. सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. बस माहौल बनना चाहिए. और हाँ
सर आप लोगों से ही हम भी मोटिवेट होते हैं, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप दिन रात मेहनत करते हो तो हमको भी लगता है नहीं यार आपकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं भी कोशिश करता हूं मैं दिल से कि आपके लिए पूरा एफर्ट करूं और आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम करें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू लॉट। ये जीएसटी के सारे चैप्टर खत्म होते हैं अब। भारत माता की जय। एंजॉय द मोमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि डोंट सर वेट फॉर द डेस्टिनी। केवल डेस्टिनी एंजॉय नहीं करना है, लाइफ की जर्नी को भी एंजॉय करिए। ऑल दी बेस्ट, माहौल बनाते जाइए। और हाँ, मुझे हर रिवीजन लेक्चर के नीचे माहौल कमेंट में चाहिए, क्योंकि सर आपसे ही तो मैं मोटिवेट होऊंगा, माहौल बनता जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।